जय हिंद। मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राय ऑनलाइन एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको क्लास 10 से 12 के साथ पॉलिटेक्निक, एंट्रेंस, सेमेस्टर एवं कंपटीशन का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया था। तो आज जैसा कि आज 14 अप्रैल है, यानी कि 14 अप्रैल है, तो आज जानते हैं, आप लोग जानते होंगे, देश के निर्माता यानी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जयंती है। तो हमारे ओर से और पूरे चैनल की ओर से यानी कि राय ऑनलाइन एकेडमी के टीम की ओर से उनको यानी कि भीमराव अम्बेडकर को सत सत नमन, उनके जयंती पर सत सत नमन। आपको जानकारी चर्च होगा, आपको जानकारी भी होगा कि आज भीमराव अम्बेडकर को हम लोग क्यों जानते हैं। भीमराव के अम्बेडकर के समय यानी कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, उनके समय बहुते सौ लोगों का नाम यानी बहुते लोग का जन्म हुआ था, लेकिन और सबका नाम न जानकर भीमराव अम्बेडकर को हम लोग क्यों जानते हैं। तो उनका एक ही कहना था कि दूध यानी कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यानी कि शिक्षा के ही चलते आज अम्बेडकर जी को हम लोग जान रहे हैं। वरना शिक्षा का अगर उनको ज्ञान यानी शिक्षा को ग्रहण नहीं करते तो उनका दूर दूर तक कोई नाम ही नहीं होता। आज एक दलित समाज यानी कि सिंपल यानी साधारण घर में, यानी कि आज नहीं, करीब आज से बहुते साल पहले यानी कि जब अंग्रेजों के शासन था, उस समय छुआछूत का प्रचलन बहुत ही आसमान पर थी, है ना। तो उस समय उनका जन्म हुआ, यानी कि दलित परिवार में जन्म हुआ। तो दलित परिवार में जन्म लेकर उसमें समझिए कि 1% भी मानिए दलित परिवार में लोग पढ़ना जानते थे, यानी पढ़ना चाहते थे। बाकी लोग एक दूसरे के मजदूरी करना जानते थे। तो उस दलित परिवार में जन्म लेकर उन्होंने विदेश से पढ़ाई कर करके लोगों को शोषण यानी समाज का शोषण को देखते हुए उन्होंने ये तय किया कि हमें सामाजिक बदलाव करना है। आज ये सामाजिक बदलाव का ही चर्चा अच्छी है कि आज यानी कि विस्तार है कि हम लोग आज लोकतंत्र में जी रहे हैं, यानी कि उनके द्वारा बनाए गए संविधान को से द्वारा हम लोग आज चल रहे हैं। वरना यानी समाज में इस तरह का भेदभाव का प्रचलन था कि लोग एक दूसरे को खाना तक नहीं खाते थे। आज की आजादी के बाद ही देखिए 10 से 15 साल या 20 साल के पहले के इतिहास उठाइए, आजादी के बाद की हम बात कर रहे हैं। दलित पिछड़ा स्वर में बहुते फर्क छुआछूत का प्रचलन था। खैर दूसरा बात है। तो आपको ये बताया कि अम्बेडकर का जान हम लोग क्यों जानते हैं, यानी शिक्षा के पावर के चलते, यानी शिक्षा शक्ति है। शिक्षा में शक्ति है कि कुछ भी दुनिया को बदला जा सकता है ना। तो आप लोग को हम कहना चाहते हैं, अगर आप काबिल बनना चाहते हैं, यदि आप बाज की तरह उड़ान भरना चाहते हैं, तो इन तितलियों का साथ छोड़िए। क्योंकि जब 2 वर्ष बाद आपके परिवार वाले रिश्तेदार या परिवार वाले मिलेंगे तो आपकी हैसियत को पूछेंगे, आप कितना कमाते हो ये पूछेंगे। ये न कि आपसे पूछेंगे कितनी गर्लफ्रेंड थी, है ना। तो ये सब जिंदगी में टेम्पोररी चीज, लड़कियां गर्लफ्रेंड जिंदगी में टेम्पोररी चीज है। जिस दिन आपको क्या बोले, जिस दिन आपको वास्तविकता का परिचय हो जाएगा, नहीं समझ हो जाएगा, ये सब गर्लफ्रेंड और लड़कियां आप खुद छोड़ दीजिए इस करना। आपको हम क्या बोले, आज सब कुछ खोकर आप पाने की तमन्ना रखते हैं। एक वक्त आएगा कि वे मुफ्त में मिलेगा तो भी मंजूर नहीं होगा। खैर ये उम्र की गलती है, उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं, है ना। भगवान कृष्ण का भी एक उम्र था कि उन्हें गोपियों का पीछा करते थे, लड़कियां छेड़ते थे। एक उम्र आया, भाड़ में गई गोपियां, ससुरा यदुवंश में यदुकुल में जन्म लेकर महाभारत करवा दिए। तो भगवान कृष्ण तब तक कृष्ण नहीं कहलाए, कृष्ण तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा, जब तक वे कन्हैया ही कहलाए। जब वे यानी गोपियों का साथ छोड़ दिए तो वे लोग भगवान कहलाए। साथ में महाभारत के देखिए ना क्या करवा दिए। तो अभी जब तक आप लड़कियां या गर्लफ्रेंड को बनाइएगा, तब तक एक आप साधारण स्टूडेंट कहलाइएगा। यदि आप यानी कि गर्लफ्रेंड और लड़कियां का छोड़कर एक अच्छे मार्ग को अपनाइएगा, तो अम्बेडकर जी की तरह, यानी भीमराव अम्बेडकर की तरह एक इंसान बनकर लोगों को प्रेरणा दीजिएगा, या लोगों को यानी कि आपका लोग नाम रखेगा कि हाँ एक तरह का ये स्टूडेंट था। तो आप सभी छात्र यानी लड़का लड़कियों से हम कहना चाहते हैं कि अभी वक्त है, आप 2 साल सर झुकाकर पढ़ लीजिए। आपसे वादा है कि जिला में आपसे ऊंचा सर किसी का नहीं होगा। यदि आज ही आप सोचिएगा कि सर ऊंचा कर लें, तो ये आप याद रखिए कि आपसे यानी कि आने वाला भविष्य में आपसे नीचा सर किसी का नहीं होगा, है ना।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि पढ़ाई से यानी शिक्षा सबसे जरूरी है। शिक्षा को अच्छे से पढ़, जरूरी नहीं है कि कॉपी किताब ढोने से जरूरी नहीं है, शिक्षा हर कोई पढ़ना चाहता है, लेकिन कोई वही जो शिक्षा को अच्छे से पढ़ लेता वो यानी इतिहास को रख देता है, और जो नहीं अच्छा से पढ़ता कॉपी ढोने किताब ढोने में रह जाता है, वो एक दूसरे को चर्चा करने में ही रह जाता है। तो खैर ये हो गया। देखिए भगवान ने, ईश्वर ने यानी अल्लाह ने सबके लिए 24 घंटा ही समय बनाया, यानी कि नीतीश कुमार जी हैं या प्रधानमंत्री है, उनका यानी कि 28 घंटा का दिन ऊंचा यानी अलग, यानी कि हमसे अलग यानी 24 घंटा से अधिक उनका समय मिलता नहीं। आज उनका भी 24 घंटा का समय मिलता है, लेकिन आम पब्लिक का भी और हम लोग का भी, एक स्टूडेंट का भी 24 घंटा का समय मिलता है। लेकिन उसी 24 घंटा में कोई प्यार करके पति बनने का शौक है, 24 घंटा में उसी 24 घंटा में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है, और उसी 24 घंटा में किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको मेहनत करके करोड़पति बनना या प्यार करके पति बनना। देखिए आपको जिस दिन आप किताब से दिल लगा लीजिएगा ना, तो आपको इतिहास रच दीजिएगा, यानी जिस दिन किताब से दिल लगा लीजिएगा तो इतिहास में आपका नाम होगा। यदि आप गर्लफ्रेंड से दिल लगा लीजिएगा तो आपका इतिहास नहीं, जिंदगी में इतिहास रचिएगा, यानी कि जिंदगी में लाइफ को इतिहास रखिएगा कि हमारी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन आपको लोगों के सामने आपको एक प्रोजेक्ट करना है आपके इंसान के रूप में, तो आपको इतिहास यानी शिक्षा के साथ हमेशा जुड़कर, यानी शिक्षा को अच्छे से ग्रहण करके, यानी तब आप एक समाज के बीच अच्छे अपने इमेज को बना पाइएगा। तो खैर आज अम्बेडकर जयंती था, उनको पुनः एक बार और नमन करते हैं, यानी पूरे चैनल की तरफ से भीमराव अम्बेडकर को सत सत नमन। उनकी आज बदौलत ही है कि हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं यहाँ। अगर वो संविधान निर्माता नहीं, यानी संविधान को नहीं बनाते, यानी कि लिखित संविधान नहीं देते, तो लोग तानाशाह की तरह, जैसे उत्तरी कोरिया में चल रहा है उस तरह का आज भी बर्ताव देखने को मिलता। खैर तो ये था आज हम लोग इतिहास को पढ़ने की, भारतीय इतिहास में, प्राचीन इतिहास में हम लोग हड़प्पा काल को प्रीवियस यानी पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, हड़प्पा काल के स्थल पढ़े थे। हड़प्पा काल के स्थल कहाँ है, भारत के या पाकिस्तान के किस राज्य में स्थित था। उसके बाद हड़प्पा काल के स्थल किस नदी के किनारे स्थित था वो देख लिए थे हम लोग। उसके बाद हड़प्पा काल के उत्खनन के समय, यानी कि उत्खनन कराया गया तब क्या क्या सामग्री कौन जगह से मिला, वो प्रीवियस लेक्चर में देख लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग हड़प्पा काल के सामाजिक जीवन क्या क्या लोग, हड़प्पा काल के लोग का सामाजिक जीवन कैसा था, यानी कि वे लोग क्या करते, खेलते थे या नहीं खेलते थे, उन लोगों का भोजन कैसा था, उन लोगों का वस्त्र कैसा था, उन लोगों को मृतक का यानी कि जब लोग मर जाते थे उनका संस्कार कैसा करते थे, उन लोगों का अगर नगर में रहते थे या गांव में रहते थे, उसके बाद उन लोगों का सड़क का स्थिति कैसा था, उन लोगों का जल प्रबंधन का स्थिति क्या, जल निकासी का स्थिति कैसा था, है ना। वो तो चलिए हम लोग इस वीडियो में इस पूरा डिस्कशन के साथ आपको समझाएंगे। आज देखिए इतिहास कहता है ना, इतिहास में लोग कहते हैं ना कि बहुत बड़ा इतिहास, यानी कि इतिहास बोरिंग सब्जेक्ट है। आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि इतिहास, हमारा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग से हम GS में यानी कि इतिहास इन जनरल साइंस या स्टडी कर लीजिए। इसमें हम लोग जब शुरुआत किए थे तो हमें भी लगा था कि इसमें जाना ही बेकार है, क्योंकि ये सबसे बड़ा, यानी कि सब लोगों को लगता है कि सबसे बड़ा यानी स्कोरिंग पेपर नहीं है, बोरिंग पेपर है ना। तो बोरिंग नहीं, जब आप इसको इतिहास कहता है, जब हम भी जब इस यानी इंजीनियरिंग से एंट्री लिए इसमें GS में यानी कि जनरल में, तो हमने ये हो गया, क्योंकि GS का हर जगह पर यूजफुल होगा। चाहे कि देश के सबसे बड़ा एग्जाम UPSC को दीजिए, IAS के एग्जाम दीजिए, BPSC या PPSC या प्रदेश के सबसे बड़ा एग्जाम BPSC को दीजिए, तो ये यानी कि GS सबसे बड़ा प्ले रोल करता है। साथ ही हम लोग इंजीनियरिंग में भी यानी कि नॉन टेक्निकल क्षेत्र में आता है 100 नंबर का, यानी कि 100 मार्क्स का टेक्निकल आता है, जो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक जो स्टूडेंट पढ़े हैं वो, साथ ही 100 मार्क्स का यानी कि GS पेपर आता है, यानी कि साइंस के साथ साथ जनरल स्टडी आता है। तो हम यानी कि हर फील्ड में आपको GS पढ़ना बहुत जरूरी है। एक तरह से आप मान लीजिए कि जैसे खान पान में होता ना है कि अचार हर जगह पर आता है, तो ये तरह का अचार है। आप किसी भी टाइप का एग्जाम दीजिए, चाहे वो ग्रुप D का दीजिए, चाहे IAS लेवल का एग्जाम दीजिए या इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम दीजिए, तो आपको हर चीज में अचार की तरह परोसा जाएगा, यानी हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा GS। यानी तो ये हर एग्जाम के पॉइंट व्यू से यानी ये इम्पोर्टेंट है। साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि ये लेवल आपका BPSC लेवल तक इसमें हो जाए, BPSC PT में इससे आसानी से आप क्वालिफाई कर लीजिए। आपको विश्वास नहीं होगा
जब ये हड़प्पा काल समाप्त हो जाएगा उसके बाद हमको आपको क्वेश्चन बैंक यानी घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक सोल्व करवाएंगे। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि नहीं जितना हम पढ़ाए ना उससे कम ही में यानी कि बीपीएससी के पीटी में आपका क्वेश्चन पूछता है, यानी कि बीपीएससी के दरोगा में या सीडीपीओ में क्वेश्चन हमारा पढ़ाया हुआ स्टडी मटेरियल से उससे कम ही में पूछता है आपको। तो ये था, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हेडिंग में दीजिएगा हड़प्पा सभ्यता के विशेषताएं, कॉपी के सबसे ऊपर में दीजिए हड़प्पा सभ्यता के विशेषताएं, हड़प्पा सभ्यता के विशेषताएं। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जब उत्खनन कराया गया तो उसका आकार को देखें, है ना, आकार को देखें। जैसे हमारा आकार क्या लंबा है या कुछ भी है ना, 5 फीट 6-7 इंच लंबा हम लोग हैं, तो वो आकार किया देखें, यानी कि एक तरह से रेक्टेंगल कह सकते हैं। हम लोग का आकार रेक्टेंगल की तरह, क्योंकि लंबाई अधिक है चौड़ाई कम है तो रेक्टेंगल की तरह हो गए। तो उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन जब कराएगा तो उसका एरिया देखेगा, तो उसका एरिया किस आकार का था, तो इसका एरिया निकला। हड़प्पा काल का आकार हो गया, आकार आपका त्रिभुजाकार निकला। इसका आकार जो हुआ यानी कि आकार खुदाई के समय पता चला कि इसका आकार त्रिभुजाकार की तरह लगभग त्रिभुजाकार था। उसके बाद इसका क्षेत्रफल देखें, यानी क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर, यानी कि 12,99,600 किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल में विस्तार था। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग, यानी हड़प्पा काल के यानी जो भी स्थल थे वो 12,99,600 किलोमीटर में विस्तारित थे। तो इसका ये भी एग्जाम से व्यू से आपका इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद हम लोग देखें, इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के उसके बाद हम लोग देखें चौहद्दी, यानी कि चौहद्दी की ओर देखें तो ये हो गया हड़प्पा, ये आपका हड़प्पा हो गया। ऊपर में हम लोग क्या मानते हैं, ऊपर में नॉर्थ मानते हैं, नीचे में साउथ मानते हैं, और राइट हैंड के साइड ईस्ट मानते हैं और लेफ्ट हैंड साइड के वेस्ट मानते हैं। तो इधर लिख दीजिएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट। अब हम लोग देखें इसको, तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तरी में कौन स्थल स्थित है, याद रखिएगा। हड़प्पा के सबसे जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी में हो गया, तो जम्मू कश्मीर में कौन सा स्थल था, मांडा। तो ये आपका याद रखिए, सबसे उत्तर में हो जाएगा आपका मांडा, सबसे उत्तर में हो जाएगा आपका मांडा। उसके बाद सबसे नीचे में देखिए तो दक्षिण भारत में एक है महाराष्ट्र में आपका दाइमाबाद, तो ये हो गया साउथ में आपका दाइमाबाद हो गया। अब हम लोग ईस्ट की ओर चलते हैं, सबसे पूरब की ओर चले, तो सबसे पूरब में देखिए और यानी कि उत्तर प्रदेश में एक स्थल का डेवलपमेंट था, यानी कौन सा स्थल आप बताइए आप लोग कमेंट में। ये था आलमगीरपुर। तो उत्तर में आपका पूरब में हो जाएगा आलमगीरपुर, ये हो गया आपका आलमगीरपुर, यानी पूर्वी क्षेत्र में सबसे कौन था, यानी आलमगीरपुर। उसके बाद पश्चिमी क्षेत्र में देखें तो सबसे पश्चिम में था सुतका गेडोर। तो ये था आपका हड़प्पा काल के विशेषताएं, यानी हड़प्पा काल के आकार कैसा था, त्रिभुजाकार। यानी इसका क्षेत्रफल कहाँ तक विस्तार था, यानी कितना, यानी 12,99,600 किलोमीटर तक इसका क्षेत्रफल विस्तार था। उसके बाद इसका चौहद्दी देखे तो सबसे उत्तरी में जम्मू कश्मीर के मांडा क्षेत्र हुआ। उसके बाद सबसे नीचे में दक्षिण में हो गया, दक्षिण में सबसे दक्षिण में आपका क्या हो गया, महाराष्ट्र के दाइमाबाद हो गया। उसके बाद सबसे पूर्व में हो गया उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, और सबसे पश्चिम में हो गया आपका यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र का सुतका गेडोर। तो ये था आपका हड़प्पा काल के विशेषताएं। तब आप हेडिंग में लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता के विशेषताएं, उसके बाद डैश दे के लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता का आकार, डैश दे के लिखिएगा, हेडिंग में डालिए हड़प्पा सभ्यता के विशेषताएं, और साथ ही अब डैश दे के लिखिए हड़प्पा सभ्यता का आकार, हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। साथ यानी हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार, या स्टार मार के लिखिएगा, आपके एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल,
12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर था। 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर था, यानी विस्तार में इतना में फैला हुआ था। अब उसके बाद चौहद्दी हेडिंग अथी में डालिए, हेडिंग में डालिए चौहद्दी, यानी हड़प्पा सभ्यता के चौहद्दी, हेडिंग में डालिए हड़प्पा सभ्यता के चौहद्दी। तो इस तरह से बना लीजिएगा। हड़प्पा बीच में लिख के सबसे ऊपर नॉर्थ में मांडा हो गया, दक्षिण में साउथ में हो गया दैमाबाद, उसके ईस्ट में हो गया आलमगीरपुर और उसके वेस्ट में हो गया सुतका गेडोर। तो ये था आपका विशेषताएं। उसके बाद आज हम लोग उसके हड़प्पा काल के सामाजिक जीवन पर चलते हैं। तो ये उतार लीजिएगा कॉपी में। अब हम लोग चलते हैं हड़प्पा काल के सामाजिक जीवन। हेडिंग में दीजिएगा हड़प्पा काल के हड़प्पा काल के सामाजिक जीवन। हेडिंग में दीजिएगा हड़प्पा काल के सामाजिक जीवन। देखिए हड़प्पा काल का सामाजिक जीवन आपका हेडिंग हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद सुनिए, उसके बाद आप कॉपी में राइट डाउन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के मूर्ति यानी खुदाई के समय अधिक मूर्तियां मिली, यानी सबसे अधिक मूर्तियां ही मिली, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है, यानी कि चूंकि हड़प्पा सभ्यता का लिपि जो लिख के लोग ससुरा इस तरह से लिख के गए कि पता नहीं चला कि काल लिखे काल न लिखे। तो यानी कि भाव से हम लोग समझ सकते थे उनका समाज कैसा था। यानी अधिक से अधिक मूर्तियां मिलने से यह स्पष्ट होता है, यानी लोग इतिहासकारों ने माना कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृसत्तात्मक थे, यानी कि मातृ यानी कि महिलाओं का उसमें स्थिति, यानी महिलाओं के अनुसार समाज चलता था। यानी पितृसत्तात्मक। आज का समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक है, यानी कि आज का समाज पितृ यानी समाज क्या है? समाज की प्रधानता, सब जगह समाज को प्रधानता दी गई है ना, हर क्षेत्र में। तो ये हो गया आज का समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक। और हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसा थे? मातृसत्तात्मक। तो ये आपका एक हो गया मातृसत्तात्मक। उसके साथ हड़प्पा सभ्यता के तो हो गया आपका मातृसत्तात्मक। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग आखिर तो मनोरंजन के लिए कुछ न कुछ करते होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए, यानी मनोरंजन के लिए क्या क्या करते थे? पासे का खेल, पासे का खेल, शिकार, यानी कि बैल दौड़, शिकार, बैल दौड़, नृत्य संगीत, यानी ईटीसी, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए पासे का खेल खेलते थे। पासे का खेल, बैल दौड़, यानी उस समय घोड़ा नहीं था तो घोड़ा दौड़ तो नहीं कर सकते हैं। नृत्य, यानी कि नृत्य करते थे, नृत्य संगीत, ईटीसी। और ये हो गया। अब उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग ये थे, तो एक हो गया कि हड़प्पा सभ्यता में कोई यानी घोड़ा यानी पालतू पशु नहीं था, तो लोग घोड़ दौड़ तो नहीं करेंगे, रथ दौड़ नहीं करेंगे। तो ये आपका एग्जाम से पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए करते थे। ऑप्शन में दे देगा रथ दौड़, घोड़ दौड़, बैल दौड़, भैंसा दौड़, है ना। तो ये तो आपका कौन हो जाएगा? बैल दौड़ और भैंसा दौड़ होगा आंसर, लेकिन घोड़ा दौड़, घोड़ दौड़ और रथ दौड़ नहीं होगा, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। और साथ ही आप वस्त्र में देखें तो सूती और ऊनी का प्रयोग करते थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग वस्त्र में सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। अब उसके बाद देखें हड़प्पा सभ्यता के लोग खान पान में क्या करते थे, है ना। खान पान में देखें तो खान पान में उनका भोजन था शाकाहारी, मांसाहारी भी था।
शाकाहारी और मांसाहारी वो लोग दोनों थे। तो ये हो गया। अब उसके बाद हो गया, अब हम लोग देखे हैं मृतकों का संस्कार। यानी मृतकों को, यानी कि आज जैसे हम लोग मृतकों के यानी किसी समाज में दफन किया जाता है मृतक को, यानी कि लाश को दफनाया जाता है, कहीं लोग यानी जलाया जाता है और कहीं यानी कि दहाया जाता है ना। हिंदू समाज में ही देखिए। तो ये था आपका आज के समाज और पहले के हड़प्पा समाज काल के लोग मृतकों के संस्कार के लिए क्या करते थे, है ना। तो उस आज के समय जैसे देखिए, आज के समय मृतकों के संस्कार के लिए क्या करते हैं, यानी कि जलाते हैं, यानी कि सबको जलाते हैं, सबको यानी कि दफन करते हैं, और साथ ही सब यानी कि जब सांप वो काट लेता है तो यानी कि सबको क्या करते हैं, दहाया भी जाता है। तो उसी प्रकार हड़प्पा काल के ये आपका 3 था, यानी कि दाह संस्कार भी था, पूर्णतः समाधान और अंशतः समाधान का प्रयोग करते थे। अंशतः समाधान यानी हड़प्पा काल के लोग जैसे आज भी लोग उपयोग करते हैं, यानी कि लोग दाह संस्कार करते हैं, उसके बाद जलाते दफन करते हैं और साथ ही लाशों को यानी कि दहाया जाता है। तो वो ठीक उसी प्रकार मृतकों को संस्कार के लिए हड़प्पावासी के लोग दाह संस्कार करते थे, पूर्णतः समाधान करते थे, अंशतः समाधान करते थे, जैसे आज भी देखने को मिलता है, जैसे आज के लोग करते हैं। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो जिसे क्या कहा जाता, मृतकों का टीला कहा जाता मोहनजोदड़ो को, यानी मृतकों का टीला कहा जाता किसे, मोहनजोदड़ो को। तो आज भी यानी खुदाई में मृतकों का टीला कहा जाता है। ये आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, क्योंकि हड़प्पा मोहनजोदड़ो को क्या कहा, मृतकों का टीला कहा जाता है। वहाँ करीब 42 से 43 लोगों का एक ही जगह, यानी कि आसपास एक ही जगह मृतकों यानी लोगों का लाश मिला है, जिससे यानी मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है। तो ये था। लेकिन आपको ये जानना क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, मोहनजोदड़ो से कोई कब्रिस्तान का प्रमाण नहीं मिला है, यानी कि मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान नहीं मिला है। यानी मोहनजोदड़ो से कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है, हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा से कब्रिस्तान मिला है। लेकिन मोहनजोदड़ो से आपको कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन में कि चूंकि मोहनजोदड़ो मतलब होता है मृतकों का टीला, लेकिन वहां से कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है ना। यानी लेकिन उस मृतकों का टीला है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, क्योंकि वहां से 30 से यानी 40 से 42 लोगों का एक ही जगह लाश को मिला है, यानी कि